अष्टांग हृदय का दूसरा चैप्टर, दिनचर्या। ये नाम सुनते ही ना अक्सर स्टूडेंट्स के मन में श्लोकों की एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है। ब्राह्म मुहूर्त, अभ्यंग, व्यायाम, सद्वृत्त। लगता है कि बस रटना पड़ेगा। हाँ, ये काम धारणा है। 5 मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखें, 10 के लिए क्या क्या याद करें। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये चैप्टर रटने के लिए है ही नहीं। ये तो एक स्वस्थ और सफल जीवन का ब्लूप्रिंट है, एक लॉजिकल गाइड है। बिल्कुल। तो आज रटने की टेंशन को साइड रखते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और सीनियर, और सौर्या BMS चैनल पर हम दिनचर्या अध्याय के पीछे के क्यों को समझेंगे, ताकि क्या अपने आप याद हो जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये अध्याय सूत्र स्थान का चैप्टर 2 सिर्फ BMS फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, हाँ, बल्कि एक वैद्य के पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे पहले अध्याय से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, पहले अध्याय आयुष काम्येमेर वाग्भट ने एक लक्ष्य निर्धारित किया, एक लंबी, स्वस्थ और सार्थक आयु की इच्छा। एग्जैक्टली। और अब इस दूसरे अध्याय में वो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल डेली रोड मैप दे रहे हैं। वाओ। मतलब पहले वाई बताया और अब हाउ बता रहे हैं। दिन यानी डेली और चर्या यानी रेजिमेन। यह स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले स्वस्थ व्रत का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए इस रोड मैप की पहली सुबह से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है दिन के सबसे महत्वपूर्ण नियम से, ब्राह्म मुहूर्त जागरण। श्लोक कहता है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। हाँ, ये श्लोक तो मतलब आंसर की जान है। बिल्कुल। स्वस्थ व्यक्ति को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यह सूर्योदय से लगभग 1.5-2 घंटे पहले का समय है, यानी सुबह 4:30 से 5:30 के बीच। हाँ। यहाँ एक सवाल उठता है, आज की दुनिया में तो लोग कहते हैं कि 8 घंटे की नींद पूरी करो, चाहे जब भी सो। तो फिर आयुर्वेद इस खास समय पर उठने पर इतना जोर क्यों देता है? क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान। अच्छा। इस समय प्रकृति में वात दोष की प्रबलता होती है, जो गति और चेतना का प्रतीक है। इस समय उठने से हमारा शरीर और मन प्रकृति की उस ऊर्जा के साथ सिंक हो जाते हैं। ओह। मॉडर्न साइंस में जिसे हम सर्केडियन रिदम या बॉडी क्लॉक कहते हैं, हाँ, बॉडी क्लॉक, यह उसी को सेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इस समय हमारा कोर्टिसोल लेवल स्वाभाविक रूप से बढ़ना शुरू होता है, जो हमें बिना किसी झटके के जगाता है। वाह, मतलब ये एक तरह का नेचुरल अलार्म है। बिल्कुल, जो हमारी प्रोडक्टिविटी और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। मतलब ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है। ठीक है, तो जागने के बाद अगला कदम क्या है? जागने के बाद शरीर चिंता का विधान है। शरीर चिंता? हाँ, इसका मतलब है ये विचार करना कि पिछली रात का भोजन पचा है या नहीं। ये सेल्फ अवेयरनेस का पहला पार्ट है। हाँ। उसके बाद मल मूत्र का त्याग करके शौच विधि पूरी करनी चाहिए। और फिर आता है दंत धावन, यानी दांतों की सफाई। हाँ, दंत धावन पर तो अक्सर 5 मार्क्स का सवाल आता ही है। इसमें दातून के लिए कुछ खास जड़ी बूटियों का जिक्र है, जैसे अर्क, निग्रोध, वट, खदेर, करंज। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी का स्वाद कषाय, कटु या तिक्त बताया गया है। मीठे, खट्टे या नमकीन रस की दातून मना है। इसके पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे भी तर्क है। सुबह के समय मुख में कफ दोष का संचय होता है, जो आलस्य और भारीपन पैदा करता है। अच्छा। कटु, तिक्त, कषाय रस वाले दातून अपने गुणों से उस कफ को साफ करते हैं, मुख में ताजगी लाते हैं और कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। तो ये नेचुरल, एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रिंजेंट हुए, बिल्कुल, जो मसूड़ों को मजबूत करते हैं। दातून की लंबाई मतलब 12 अंगुल और मोटाई की ऐसी बताई गई है जिससे उसे पकड़ना और दांतों के हर कोने तक पहुंचाना आसान हो। और ये भी याद रखना जरूरी है कि अजीर्ण, ज्वर, श्वास जैसी स्थितियों में दातून नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो शरीर के द्वार यानी मुख की शुद्धि हो गई। अब पूरे शरीर के पोषण की बात करते हैं। शायद यहीं से अभ्यंग का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल, अभ्यंग यानी तेल मालिश। इसके फायदे गिनाते हुए वाग्भट कहते हैं कि ये जरा यानी बुढ़ापे को रोकता है, श्रम यानी थकान को मिटाता है और वात को शांत करता है। ये दृष्टि सुधारता है, नींद लाता है, त्वचा को कांतिमय बनाता है और शरीर को मजबूती देता है। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन चलिए एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। कीजिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रोज पूरे शरीर पर तेल मालिश करने का समय किसके पास है?
क्या इसका कोई मॉडर्न प्रैक्टिकल तरीका है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अच्छा। और आयुर्वेद कभी भी अव्यावहारिक होने की बात नहीं करता। अच्छा। हाँ, वाग्भट ने खुद इसका हल दिया है। वो कहते हैं कि अगर आप रोज पूरे शरीर पर अभ्यंग नहीं कर सकते तो 3 जगहों पर तो जरूर करें। 3 जगह कौन सी? शिर यानी सिर, अच्छा। श्रवण यानी कान, और पाद यानी पैर के तलवे। सिर में तेल लगाने से इंद्रियां शांत होती हैं। अच्छा। कानों में तेल डालने से वातजन्य रोगों से बचाव होता है। अच्छा। और पैरों के तलवों में मालिश करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और नींद अच्छी आती है। और इसमें तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। बिल्कुल। हाँ। ये एक इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं। ये एक बहुत ही उपयोगी टिप है। तो अभ्यंग से हमने शरीर को स्निग्ध और पोषित किया, अब इसे मजबूत बनाने की बारी है, मतलब व्यायाम। हाँ, व्यायाम। इसके फायदे तो एक प्रसिद्ध श्लोक में दिए गए हैं, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्नि मेदसह क्षयः। हाँ, इस श्लोक में सब कुछ है। हाँ। व्यायाम से शरीर में हल्कापन यानी लाघवम आता है। काम करने की क्षमता, कर्म सामर्थ्य बढ़ती है, जठराग्नि तेज होती है, मोटापा कम होता है और शरीर सुडौल बनता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है अर्धशक्ति का। हाँ। आज का फिटनेस कल्चर हमें नो पेन नो गेन और अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए कहता है। सही बात है। लेकिन आयुर्वेद कह रहा है कि अपनी क्षमता का सिर्फ आधा ही व्यायाम करो। इन दोनों फिलॉसफीज में इतना अंतर क्यों है? देखिए, ये आयुर्वेद के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। आयुर्वेद का लक्ष्य शरीर को तोड़ना नहीं बल्कि ओज यानी वाइटैलिटी को बनाना और संरक्षित करना है। अच्छा। नो पेन नो गेन की धारणा अक्सर शरीर को थका देती है और लंबे समय में वात बढ़ाकर जोड़ों को कमजोर कर सकती है। तो अर्धशक्ति को पहचाने कैसे? अर्धशक्ति शरीर का अपना इंटेलिजेंट फीडबैक सिस्टम है। जब आपके माथे, नाक या जोड़ों पर पसीना आने लगे, मुंह सूखने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी अर्धशक्ति हो गई है। वाह। ये शरीर को मजबूत बनाने और उसे थकाकर तोड़ने के बीच की एक लक्ष्मण रेखा है। ये सस्टेनेबल फिटनेस है। मतलब शरीर की सुनो, उसे नजरअंदाज मत करो। बिल्कुल। और व्यायाम के बाद उद्वर्तन यानी पाउडर मसाज और फिर स्नान का विधान है। हाँ। स्नान के बारे में एक खास बात हमेशा वीवा में पूछी जाती है, गर्म पानी के इस्तेमाल को लेकर। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाग्भट कहते हैं कि गर्दन से नीचे शरीर पर गर्म पानी डालना बल देता है, क्योंकि ये मांसपेशियों के तनाव को कम करता है और रक्त संचार बढ़ाता है। लेकिन वही गर्म पानी सिर पर डालने से बालों और आंखों के बल का नाश होता है। एग्जैक्टली। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मस्तिष्क और आंखें पित्त के स्थान हैं और स्वभाव से गर्म है। उन पर गर्म पानी डालने से पित्त और बढ़ता है, जो इन संवेदनशील अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो सुबह उठने से लेकर नहाने तक हमने शरीर के हार्डवेयर को तैयार कर लिया। एक तरह से हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि दिनचर्या का असली और ज्यादा गहरा हिस्सा अब शुरू होता है, जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि हमारे मन और आचरण से जुड़ा है। हम अक्सर इस हिस्से को यानी सद्वृत्त को सबसे कम महत्व देते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। शुद्धि नियम और सद्वृत्त इस अध्याय की आत्मा है। अच्छा। शारीरिक क्रियाएं तो नींव है, लेकिन इमारत तो आचरण और मानसिक स्वास्थ्य से बनती है। पहले शुद्धि नियम आते हैं। नियमित रूप से बाल, नाखून, दाढ़ी, मूंछ कटवाना, स्वच्छ वस्त्र पहनना। राइट। ये सब बाहरी व्यक्तित्व और आत्मविश्वास के लिए जरूरी है। हाँ, लेकिन इसके बाद आता है सद्वृत्त यानी कोड ऑफ कंडक्ट। सद्वृत्त की शुरुआत होती है 2 बहुत ही सरल लेकिन गहरे नियमों से। पहला, जीर्णे हितम मितम चाद्यात्, यानी पिछला भोजन पचने के बाद हितकर और सीमित मात्रा में भोजन करें। और दूसरा, न वेगानी रे रेद बलात्, मतलब प्राकृतिक वेगों जैसे मल, मूत्र, छींक वगैरह को न तो बलपूर्वक रोकें, न ही जबरदस्ती उत्पन्न करें। इसके बाद वाग्भट मानसिक और सामाजिक आचरण पर आते हैं। वो कहते हैं कि देवता, गाय, विद्वान, वैद्य, वृद्ध और अतिथि का सम्मान करो, जरूरतमंदों की मदद करो। यह सब हमें एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करता है। हमारे अंदर करुणा और जुड़ाव की भावना पैदा करता है। हाँ। और फिर आता है वो हिस्सा जिसे अक्सर छात्र सिर्फ परीक्षा के लिए रट लेते हैं, 10 प्रकार के पाप कर्म। जब हम पाप शब्द सुनते हैं तो ये बहुत धार्मिक या नैतिक लेक्चर जैसा लगता है। क्या वाग्भट यहाँ हमें सिर्फ एक नैतिक पाठ पढ़ा रहे हैं या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है? ये एक शानदार सवाल है। पाप शब्द को उसके धार्मिक अर्थ से हटाकर
मानसिक और व्यवहारिक टॉक्सिन के रूप में देखिए। मेंटल टॉक्सिन, वाओ। हाँ, वाग्भट यहाँ मेंटल हाइजीन का एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं। ये 10 कर्म 3 स्तरों पर हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन कौन से? शारीरिक, जैसे हिंसा, चोरी, फिर वाचिक, जैसे चुगली, कठोर वचन, झूठ, और मानसिक, जैसे दूसरे का अहित सोचना, दूसरे की वस्तु की इच्छा या नास्तिकता। चलिए, इनमें से कुछ को आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे संभिन्नालाभ, यानी व्यर्थ की बातें करना। हाँ, आज के डिजिटल युग में तो ये एक महामारी जैसा है। एकदम। संभिन्नालाभ सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये बिना सोचे समझे कंटेंट कंज्यूम करना, घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना और निरर्थक बहसों में उलझना भी है। सही बात है। ये हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है, फोकस को कमजोर करता है और मन में अशांति पैदा करता है। और एक और है अभिध्या, दूसरे की वस्तुओं को पाने की तीव्र इच्छा। ये तो आज के सोशल मीडिया कल्चर का मूल मंत्र लगता है, जहां हम दूसरों की जिंदगी देखकर लगातार असंतुष्ट महसूस करते हैं। बिल्कुल। अभिध्या यानी कविटसनेस, ये असंतोष और ईर्ष्या को जन्म देता है, जो सीधे सीधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। आयुर्वेद में संतोष को एक बहुत बड़ी औषधि माना गया है। और अभिध्या उस संतोष को नष्ट कर देती है। हाँ, इसी तरह व्यापाद यानी दूसरों का बुरा सोचना, ये असल में हमारे अपने शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। मतलब ये 10 कर्म दूसरों को नुकसान पहुंचाएं या नहीं, करने वाले को जरूर बीमार करते हैं। एग्जैक्टली। ये साइकोसोमैटिक बीमारियों का मूल कारण है। तो इन सब का सार क्या है? क्या हम एक संत की तरह जीना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाग्भट संत बनने को नहीं कहते। इन सभी नियमों का सार एक ही वाक्य में है। कौन सा? न पीड़येद इंद्रियाणि न चेतान्य अतिलालयत। अच्छा। यानी अपनी इंद्रियों पर न तो अत्यधिक दबाव डालो, न ही उन्हें जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करो। हर चीज में मध्यम मार्ग अपनाओ। द मिडिल पाथ। हाँ, यही सद्वृत्त का और शायद पूरे आयुर्वेद का गोल्डन रूल है। भोजन, व्यायाम, काम, मनोरंजन, हर चीज में संतुलन ही स्वास्थ्य है। मतलब दिनचर्या सिर्फ सुबह के कुछ घंटों का रूटीन नहीं है, बल्कि यह 24 घंटे जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस अध्याय के समापन पर आते हैं। हाँ, हर अध्याय के अंत में एक समापन श्लोक होता है, जो उस कृति के लेखक और उनके वंश का परिचय देता है। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सूनु श्रीमद् वाग्भट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्रस्थाने दिनचर्यानाम द्वितीयोऽध्यायः 2, जिसका अर्थ है, इस प्रकार श्री वैद्यपति सिंहगुप्त के पुत्र श्रीमद् वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान में दिनचर्या नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है। सही। चलिए, तो अब इस पूरी गहरी चर्चा को कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स में समेटते हैं, ताकि इसे याद रखना आसान हो जाए। जरूर। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, दिनचर्या सिर्फ नियमों की सूची नहीं, बल्कि प्रकृति की लय के साथ खुद को सिंक करने का एक तरीका है। ठीक है। इसका उद्देश्य शरीर और मन में संतुलन लाना है। दूसरा पॉइंट, शारीरिक क्रियाएं जैसे अभ्यंग और व्यायाम शरीर को पोषित करने और तोड़ने के बीच के अंतर को समझाती हैं। आयुर्वेद सस्टेनेबल हेल्थ पर जोर देता है। हाँ, ना कि एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पर। अर्थ शक्ति का सिद्धांत इसी का प्रतीक है। तीसरा और सबसे गहरा पॉइंट, सद्वृत्त यानी आचरण के नियम, मेंटल और इमोशनल हाइजीन का एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क है। और 10 पाप कर्मों को मानसिक टॉक्सिन्स के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल, जो सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और चौथा पॉइंट, इन सब का सार मध्यम मार्ग है। इंद्रियों का दमन नहीं, बल्कि संतुलन और विवेकपूर्ण उपयोग ही स्वस्थ जीवन का आधार है। तो अगर इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे के लॉजिक को समझ लिया जाए तो परीक्षा में जवाब लिखना बहुत आसान हो जाता है। ये सिर्फ रटने की चीज नहीं, बल्कि जीवन में उतारने की चीज है। बिल्कुल, ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा वैद्य बनने और एक संतुलित जीवन जीने के लिए जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स को समझो, रट्टा मत मारो। यही शौर्य BAMS का माइंडसेट है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। वाग्भट ने दिनचर्या में रत्न, मंत्र और औषधियों को धारण करने की भी बात कही है। आज के युग में हम इन्हें अक्सर अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं। हाँ, करते हैं। पर एक पल के लिए सोचें, क्या ये इंटेंशन या फोकस को स्थापित करने के प्राचीन उपकरण हो सकते हैं? हम जानते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट कितना शक्तिशाली होता है, जहां हमारा विश्वास ही हमें ठीक कर सकता है। हाँ। क्या ये रत्न और मंत्र उसी विश्वास को केंद्रित करने के साइकोलॉजिकल टूल्स थे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल।
अगले अंक में हम ऋतुचर्या अध्याय को डिकोड करेंगे कि कैसे मौसम के साथ अपने जीवन को बदला जाए। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।